Hello guys, this video is part 7 of real numbers and this is the most important part among all the parts of chapter 1. इस एक्सरसाइज में से 99% चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि किसी नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूव किया जाए। इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर डैट आपने नंबर सिस्टम का मेरा एक बेसिक्स का वीडियो है उसे देखा है, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक टर्म्स पता हो, जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है, प्राइम को प्राइम क्या होता है। क्योंकि अगर आपको ये बेसिक टर्म्स नहीं पता होगी ना, तो आपको ये एक फ़्लो आपका नहीं बनेगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अगर आपको वो फ़्लो चाहिए कि भाई आपको क्वेश्चन का जो नेचुरल फॉर्म है वो अच्छे से समझ में आ सके, तो आपको बेसिक टर्म्स पता होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको एक थ्योरम पता होना बहुत ज़रूरी है। उस थ्योरम को पहले डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरम नंबर 1.3। तो अब देखिए 1.3 का स्टेटमेंट क्या कहता है, आप इसे पढ़ सकते हैं। 1.3 का स्टेटमेंट का कहना है कि अगर एक प्राइम नंबर p है, अगर आपके पास एक प्राइम नंबर p है और वो आपके a स्क्वायर को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। अगर आपके पास एक प्राइम नंबर है p, कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये आपके एक स्क्वायर नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, मतलब ये नंबर इससे परफेक्टली डिविजिबल है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका जो स्क्वायर रूट वाला नंबर होगा, लेट सपोज अगर ये 16 है तो इसका स्क्वायर रूट कौन हुआ 4। अगर लेट सपोज ये 25 है तो इसका स्क्वायर रूट कौन हुआ 5। ठीक है गाइस, तो अगर ए स्क्वायर आपके पी से डिविजिबल है परफेक्टली, तो ए भी परफेक्टली डिविजिबल होगा उसी सेम नंबर, उस प्राइम नंबर पी से। तो यही इसके स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि लेट p be a prime number and if p divides a square then p also divides a। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी परफेक्टली डिवाइड करेगा। चलिए थ्योरम नंबर 1.4 पे आते हैं। प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। अब देखिए रूट 2 को आपको इर्रेशनल प्रूव कर रहा है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इर्रेशनल होता क्या है, रेशनल क्या होता है। अब रेशनल क्या होता है, तो भाई रेशनल क्या होता है, रेशनल होता है कि अगर आप किसी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पर एक कंडीशन होती है। तो अगर आप किसी भी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं तो वो आपका एक रेशनल नंबर है, और अगर आप उसको p बाई क्यू की फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो आपका एक इर्रेशनल नंबर है। ओके गाइस, अब एक और डेफिनेशन है इर्रेशनल की कि अगर आपके पास एक रूट नंबर है, अगर आपके पास रूट में एक नंबर है, जब तक वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब तक वो वैल्यू रूट से बाहर नहीं आती। तो अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में लिख दो, जैसे कि रूट 16 हो गया, तो वो आपका क्या बन जाएगा 4, एंड 4 कैन बी रिटन एज 4/1, दैट इज इट इज़ अ रेशनल नंबर, दैट इट मीन्स दैट रूट 16 इज अ रेशनल नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके स्क्वायर रूट में जब तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिखा होता तब तक वो रूट से बाहर नहीं आता, और जब तक वो रूट से बाहर नहीं आएगा यानी कि वो पूरा सॉल्व नहीं होगा, तब तक वो रेशनल नहीं होगा। तो अगर लेट सपोज मैं स्क्वायर नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर लिख दूँ, 17 लिख दूँ, रूट 17 सॉल्व होगा, इर्रेशनल वैल्यू मिलेगी। कोई और नंबर ले ले आप, कोई भी दूसरा नंबर 3 लिख दे, इर्रेशनल वैल्यू मिलेगी। इसके अंदर 2 लिख दे, इर्रेशनल वैल्यू मिलेगी। अगर इसके अंदर 4 लिख दूँ, अब ये ध्यान से देखिए 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो रूट 4 सॉल्व होगा और ये बाहर आके बन जाएगा 2। तो एंड 2 कैन रिटन एज 2/1, दैट इज रूट 4 वी कैन से दैट रूट 4 इज अ रेशनल नंबर। बट अगर मैं रूट के अंदर कोई एक ऐसी वैल्यू लिखता हूँ जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो अपन डैम श्योर कह सकते हैं कि वो हमेशा इर्रेशनल होगा, वो हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल होगा। अब देखो ये चीज़ अपन को देखते पता लग जाती है कि 2 ये जो नंबर लिखा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, देयरफॉर रूट 2 हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर है या इर्रेशनल क्वांटिटी है। अब इसको प्रूव करने के लिए बोल दिया, ये तो वही बात हो गई कि भाई आप प्रूव करके बताओ कि जो सूरज है वो ईस्ट से उगता है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, या प्रूव करके बताओ। तो अब ये तो कैसे प्रूव करें, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। अब जो ये यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, जो ये यूनिवर्सल आपकी थ्योरम्स होती हैं, उनको प्रूव कैसे किया जाए, क्योंकि अपन को ये नॉर्मली पता होता है कि रूट में अगर कोई एक ऐसा नंबर आया जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो इर्रेशनल होगा, और आप यहाँ पे आपको इसको प्रूव करने के लिए दे दिया। तो ऐसे जब भी आपके केसेस होंगे 10th क्लास में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आपको टैकल करने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन कि आपको वो चीज़ें पता होगी, नॉर्मली जस्ट पता होती हैं ऐसी चीज़ें। अब मैं आपको बोल दूँ प्रूव दैट इट इज़ अ पॉइंट, प्रूव करो भाई, ठीक है ना। तो ये प्रूव नहीं कर सकते, ये एक पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट, प्रूव करो ये एक लाइन है ना। तो लाइन कैसे प्रूव करो, ये लाइन है एक। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे रूट कोई इर्रेशनल नंबर है, प्रूव करो इसको एक इर्रेशनल नंबर है। तो ऐसी चीज़ें फिर अपन को एक तरीके से सॉल्व करनी पड़ती है। एक तरीका होता है इनको प्रूव करने का, वो होता है कॉन्ट्ररी मेथड।
वो कौन सा मेथड होता है? कॉन्ट्ररी मेथड। इस मेथड से ये चीज़ें सॉल्व होंगी, दूसरा और कोई मेथड अवेलेबल नहीं है इनको सॉल्व करने का। एक और चीज़ है कि भाई आप इसका √2 की वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते जाए, आपको पता चल जाएगा भाई ये इरेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। एक वो भी तरीका है, बट ठीक है, अगर आपको एक प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना है तो सिर्फ ये इस कॉन्ट्ररी मेथड से ही सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज कोई मेथड है नहीं इसको सॉल्व करने का। अब जैसे देखो ये कॉन्ट्ररी मेथड क्या कहता है, ये कॉन्ट्ररी मेथड कुछ इस तरह से है कि आपको प्रूव करना है एक नंबर को इरेशनल। अब आपको पता है ये इरेशनल है, बट आपको अगर प्रूव करने के लिए दे दिया जाए तो अपन क्या करेंगे, अपन शुरुआत करेंगे इसको उल्टा मानकर। अपन इस √2 को मान के चलेंगे एक रेशनल क्वांटिटी। अपन √2 को मान लेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। अब जब √2 एक रेशनल नंबर अपन मानेंगे तो कुछ चीज़ें अपन उसके साथ करेंगे, स्क्वायर या क्यूब या जो भी हो सकता है, जितनी चीज़ें पॉसिबल है, नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशंस अपन उसके ऊपर करेंगे। और एक जगह जाके क्या होगा कि कुछ ऑपरेशंस के बाद कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आएंगी जो कि हमेशा गलत होती है। अपन ने इसको एज्यूम किया कि ये रेशनल नंबर है, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए और वो जाके एक गलत रिजल्ट पे पहुंचा। तो जब जाके वो एक गलत रिजल्ट अपन को मिला तो अपन उसके बाद में उसको बोल देंगे कि अपन ने जो एज्यूम किया, जो अपन ने इसको रेशनल एज्यूम किया वो गलत एज्यूम किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब ऐसा हो ही नहीं सकता, जो नंबर रेशनल नहीं हो सकता, तो फिर वो क्या होगा, तो ऑटोमेटिक वो आपका इरेशनल प्रूव हो जाएगा। तो यही मेथड है आपका कॉन्ट्ररी मेथड। आप उल्टा मान कर चलेंगे, चीज़ों को जब उल्टा मानकर चलते हैं, कुछ ऑपरेशंस के बाद वो चीज़ें गलत प्रूव हो जाती है, तो आप बोलेंगे कि नहीं भाई, जो मैंने माना, जो मैंने एज्यूम किया वो गलत था, और उससे अपन को ये रिजल्ट मिलता है कि भाई √2 जो है वो रेशनल नहीं होगा या फिर इरेशनल हो जाएगा, या फिर जो भी आपको कुछ प्रूव करना पड़ेगा फ्यूचर में, आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी ऐसी, तो अपन इस कॉन्ट्ररी मेथड से उसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे प्रूव करना है। तो आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्ट्ररी मेथड है, आपको इरेशनल प्रूव करना है, फिर भी अपन इसको मान के चलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो लेट सपोज ऑन द √2 ऑन द कॉन्ट्ररी एज अ रेशनल नंबर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये लिखने वाला प्रोसेस आप अपने तक रखें, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। let assume √2 is रेशनल। अब आपको पता है अगर √2 एक रेशनल क्वांटिटी है तो रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज p/q। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे √2 कैन बी रिटन एज p/q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखें, जैसे लेट सपोज मैंने एक √2 है, √2 की वैल्यू को सॉल्व किया, अप्रॉक्सीमेटली 1.414 ऐसा कुछ वैल्यू मेरे पास आ गई। ओके गाइस, अब ये डेसिमल मैंने हटाया, नीचे 1000 आया। अब ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा, तो कैंसिल आउट होकर एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी। तो वही कुछ इसके साथ भी होगा। √2 आपने लिखा कि ये p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अपन ने इसको रेशनल माना है। अब ये p और q में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे, तो लेट सपोज वो कॉमन फैक्टर्स अपन ने कैंसिल किए और अपने पास नई वैल्यूज़ ये आ गई a/b। अपने पास नई वैल्यूज़ निकल कर आई √2 की, ऊपर a और नीचे b। कुछ कॉमन फैक्टर्स थे p और q में, वो अपन ने सारे के सारे कैंसिल कर दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, सब कुछ इसी पर डिपेंड होने वाला है आगे जाके। तो अपन ने वो सारे के सारे फैक्टर्स जो कॉमन थे वो सारे कैंसिल कर दिए और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म पे पहुंचे वेयर √2 कैन बी रिटन एज a/b। अच्छा, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपन लिखने वाले हैं, और वो है कि a एंड b, हियर a एंड b आर co-prime, here a and b are co-prime। अब नया वर्ड आ गया भाई, co-prime। तो co-prime क्या होता है? अब co-prime क्या होता है, ध्यान से समझना। तो co-prime क्या होता है, जैसे प्राइम नंबर्स होते हैं, तो प्राइम नंबर क्या होता है कि जो किसी की टेबल में नहीं आते, जो सिर्फ खुद की टेबल में आता है और वन की टेबल में आता है। अब co-prime सिंगल नंबर के लिए यूज़ नहीं होता, co-prime एक साथ दो नंबर्स के लिए यूज़ होता है। ये ऐसा वर्ड है कि भाई दो नंबर्स के लिए एक साथ यूज़ होगा। जैसे लेट सपोज आपके पास नंबर है 12 है एंड 11 है, अभी आपस में को-प्राइम है। मैं क्यों बोल रहा हूँ को-प्राइम? को-प्राइम वो नंबर्स होते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो उसको अपन बोलेंगे, उन दो नंबर्स को एक साथ बोलेंगे को-प्राइम नंबर। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, 5 और 4, ये आपस में को-प्राइम है, क्योंकि इसमें इसके आप अगर फैक्टर्स लिखोगे और इसके फैक्टर्स लिखोगे, उन फैक्टर्स में कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं होगा जो कॉमन होगा। अब मैं आपको लिखूँ कि भाई 6 और 8, तो 6 और 8 को-प्राइम नहीं है। 6 और 8 को-प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक फैक्टर 2 है और इसका भी एक फैक्टर 2 है, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 2, तो इसलिए 6 और 8 को-प्राइम नहीं है। इसकी एक डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है एमसीक्यूज़ की फॉर्म में, कि को-प्राइम क्या होता है। तो को-प्राइम वो होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता
अब 1, क्योंकि 1 सब में कॉमन होता है, 1 सारे नंबर में होता है, अपन ये बोल सकते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर है, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होता है, उन दो नंबर्स को कोप्राइम बोलते हैं। मतलब 1 से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देखिए 1 तो सब में कॉमन होता है, 1 तो सारे नंबर्स में एज अ फैक्टर काउंट होता है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि हाईएस्ट बड़े से बड़ा फैक्टर ही उसका 1 है, 1 से बड़ा कोई फैक्टर नहीं है, यानी 1 को छोड़ के उसका कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो ये अपन बोल सकते हैं कि जिन दो नंबर्स का एलसीएम 1 होता है उन्हें बोलते हैं कोप्राइम। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये एक्स्ट्रा आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई है। अच्छा चलिए, यहाँ पर अभी काम की नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कोप्राइम क्या होता है। कोप्राइम यानी ऐसे दो नंबर्स जिनमें कुछ कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ये मैं इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ? तो ये मैं इतना डिटेल में इससे समझा रहा हूँ क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अच्छा, तो अभी तक मैंने क्या किया, इसको मेरे को रेशनल प्रूव करना था और मैं कॉन्ट्ररी मेथड से चला, तो मैंने ये मान लिया कि ये जो √2 है वो रेशनल है। इरेशनल प्रूव करना है, मैंने उल्टा मान लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है। अब जब रेशनल नंबर है तो मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब p/q में मैंने समझा कि कोई लेट सपोज कोई कॉमन फैक्टर्स होंगे, उनको कैंसिल आउट किया और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके a/b की फॉर्म में लेके आया। ओके गाइस, अब यहाँ पर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो a और b कोप्राइम है। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब छोटे मोटे अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे। अब आप समझोगे सर आप ये ऑपरेशंस क्यों कर रहे हो? तो बेटा देखो, थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी बहुत आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी, मैं ऑपरेशंस कैसे कर रहा हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी अपन आंसर पर पहुँच सके। आप दूसरे ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हो, बट जो ऑपरेशंस मैं लगाऊंगा वो एनसीईआरटी में गिवन है और वही सबसे छोटा तरीका है आंसर तक पहुँचने का। तो कुछ छोटे मोटे अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपको सीरीज वाइज याद रखने पड़ेंगे या फिर रखने पड़ सकते हैं। अच्छा समझिएगा, अब मैं b को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ये भी डिवाइड में है तो ये यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट a इज इक्वल्स टू √2b, a इज इक्वल्स टू √2b। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ओके गाइस, अब यहाँ देखें, यहाँ क्या होगा, मैं स्क्वायर करने वाला हूँ, तो ऑन स्क्वायरिंग, अब आप बोलोगे सर क्यूब क्यों नहीं किया, स्क्वायर ही क्यों किया? मैं स्क्वायर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे रूट रिक्वायर्ड नहीं है अभी हाल फिलहाल। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा a का स्क्वायर इज a² एंड इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा और b का स्क्वायर इज b²। तो यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद अपने यहाँ पे पहुँच गए। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं किया, ये रेशनल नंबर था, इसको इस फॉर्म में लिखा, कॉमन फैक्टर्स कैंसिल किए, यहाँ पर ये आया। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, ये दोनों कोप्राइम है, सिर्फ शिफ्ट किया है और स्क्वायर किया है, तो यहाँ पर पहुँच गए डायरेक्टली। अब एक चीज़ समझिएगा, मैंने पुराने वीडियोज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है ये कि a² जो है वो 2 इंटू समथिंग है। यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है a² वो आपका 2 इंटू समथिंग है। और कोई भी नंबर अगर 2 इंटू समथिंग होता है, कोई भी नंबर अगर 2 इंटू समथिंग होता है, शायद आपको याद आ रहा होगा, मैंने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया है, 2 इंटू समथिंग मतलब ये जो पूरा नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 4, तो 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू समथिंग, यानी 8 आपका 2 से डिविजिबल है। 10 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5, तो 10 कैन बी रिटन एज 2 इंटू समथिंग, यानी 10 भी आपका 2 से डिविजिबल है। ये ऐसे ही होता है, जैसे 3 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो 27 अगर ले लोगे, तो 27 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 9। अब 3 इंटू समथिंग लिख पा रहे हो मतलब 3 से डिविजिबल है, या फिर इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, 9 इंटू 3 लिख पा रहे हैं तो 9 इंटू समथिंग, यानी कि ये नंबर आपका 3 से भी डिविजिबल है, ये नंबर आपका 9 से भी डिविजिबल है। तो यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ कि ये जो भी क्वांटिटी है a², ये आपका आप लिख पा रहे हो 2 इंटू, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन जनरली अपन लिखते नहीं है, या तो डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, तो 2 इंटू b², यानी कि 2 इंटू समथिंग। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट a² इज डिविजिबल बाय 2। ये सिर्फ मैंने इस बेसिस पे बोला है कि दिस a² इज 2 इंटू b²। तो 2 इंटू समथिंग अगर एक क्वांटिटी होगी तो वो क्वांटिटी आपकी 2 से डिविजिबल होगी ही होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया एक स्टेटमेंट, a² इज डिविजिबल बाय 2। ओके गाइस, अच्छा देयरफॉर बाय थ्योरम, अच्छा ये कौन सी थ्योरम मैं अब अप्लाई करने जा रहा हूँ, मैं ये थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूँ, थ्योरम नंबर 1.3। देयरफॉर बाय थ्योरम 1.3, ये थ्योरम क्या थी कि अगर एक प्राइम नंबर आपके a² को डिवाइड कर रहा है तो वो ही प्राइम नंबर आपका a को भी परफेक्टली डिवाइड करेगा। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ देयरफॉर अगर a² एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है, देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय सेम प्राइम नंबर। अगर इस प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर आपका a² को डिवाइड कर रहा है तो यही सेम प्राइम नंबर आपका a को भी परफेक्टली डिवाइड करेगा।
तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर इसको आप एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? तो आप इसको कुछ ऐसे ही लिखोगे कि अगर a जो है वो 2 से डिविजिबल है तो आप a को लिखोगे 2 इंटू समथिंग। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है। देखो a स्क्वायर इज 2 से डिविजिबल, ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर, और 2 इंटू समथिंग अगर कुछ है तो वो आपका ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो अब जब a स्क्वायर आपका 2 से डिविजिबल था तो बाय थ्योरम मैंने ये बोला कि a भी जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, और जब a 2 से डिविजिबल है देन वी कैन आल्सो राइट a इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू समथिंग। तो a कैन बी रिटन एज a इक्वल्स टू 2 इंटू समथिंग। अब ये समथिंग यहाँ पर क्या होगा ये मेरे को पता नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, और जब a की वैल्यू पता नहीं है तो आप इस वैल्यू को कुछ एज्यूम कर लो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। a यूज़ कर लिया मैंने, b यूज़ कर लिया, तो मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेता हूँ c। तो a कैन बी रिटन एज 2 इंटू सी। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे D E F G H I जो आप अल्फ़ाबेट लेना चाहो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू 2c। अब देखो मैं फिर से स्क्वायर करूँगा, थोड़ा सा स्क्वायर, ये थोड़े से अलजेब्रिक ऑपरेशन आपको लर्न रखना है क्योंकि इससे अपन आंसर तक जल्दी पहुँचेंगे। तो मैं कर रहा हूँ स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मैंने स्क्वायर किया दोनों तरफ, तो इसका स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। अब देखिए ए स्क्वायर की मेरे पास एक वैल्यू आ चुकी है। अब आप ध्यान से देखिए ए स्क्वायर की एक वैल्यू अपने पास पहले भी आ चुकी है, ठीक है। इस इक्वेशन को नाम देता हूँ मैं 1, इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ 2। यहाँ पर देखिए ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो क्यों ना अपन इसको कंपेयर कर लें, ठीक है। कंपेयर करते चलो, तो मैं इस ए स्क्वायर की जो वैल्यू है 2b स्क्वायर उसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इस ए स्क्वायर की जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ 2b स्क्वायर। लिख सकते हैं ना भाई, इस ए स्क्वायर की जगह अपन 2b स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये भी तो ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो इस ए स्क्वायर की जो 2b स्क्वायर वैल्यू है मैंने उसको यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ पर ये 4c स्क्वायर था, इस ए स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर पुट कर लिया गया, ये अपनी जगह ही है। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, जब वो जाएगा वहाँ पर डिवाइड में तो ये से कैंसिल होगा, ये से कैंसिल होगा, और ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा ऊपर 2 2 4। तो अपन इसको काट के यहाँ पे 2 लिख देते हैं, डायरेक्टली कट कर देना, ठीक है। 2 को इससे कट गया, ये आपका यहाँ पे 4 की जगह 2 बचा है। अब यहाँ देखें, अब फिर से इसको देखें, ये आपका हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। देखिए फिर से वही रिपीट हो रहा है, सारी चीज़ें वही रिपीट करने वाला हूँ, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलने वाला हूँ। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सी स्क्वायर, देयरफॉर वी कैन से दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। तो जब बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग, तो आप ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब जब बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है, अगर बी स्क्वायर जो है वो इस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो अगर आपका एक स्क्वायर वैल्यू प्राइम नंबर से परफेक्टली डिवाइड होती है तो वो उसकी जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है यानी कि जो ए होगा वो भी आपका पी से डिविजिबल होगा, जो कि अपन ने पहले किया है। तो यहाँ पर भी अपन सेम करना है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर वी कैन से दैट बी, ये है बी स्क्वायर, ये है बी, ध्यान देना, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर आपका इस स्टेटमेंट को आप नंबर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसको मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, इसको मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ स्टेटमेंट नंबर सेकंड। इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर यहाँ पर आप देखें, a इज़ डिविजिबल बाय 2, और इस स्टेटमेंट को देखें b इज़ डिविजिबल बाय 2। इसका क्या मतलब है कि a और b दोनों 2 से डिविजिबल है, यानी a का भी एक फैक्टर 2 है, b का भी एक फैक्टर 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि a एंड b हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, जो 2 है वो b को भी परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, यानी कि a एंड b हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं है, कैसे दिक्कत नहीं बेटा, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। अब यहाँ पर है जो मैंने आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, यहाँ पर मैंने लिखा था कि भाई ये जो नंबर है उसको मैं काट के इस फॉर्म में लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर एक भी फैक्टर कॉमन नहीं है, यानी कि a और b आपके क्या है, को प्राइम थे। ए और बी तो आपके को प्राइम थे ना भाई, तो जब को प्राइम थे यानी कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ना इसमें और ना इसमें, एक भी फैक्टर कॉमन नहीं था। तो फिर ये 2 कहाँ से कॉमन निकल कर आया? और जब ये 2 कॉमन है तो या तो आपने जो माना है वो गलत है या फिर ये चीज़ गलत है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपने
एक कॉन्ट्ररी मेथड से इसको गलत माना, पहले तो गलत एज्यूम किया, कुछ थोड़े से अलजेब्रिक ऑपरेशन किए, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये चीज़ क्या हो गई, जबकि आपके जो आपने माना उसके अकॉर्डिंगली ए और बी में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, बट यहाँ पर तो ए और बी में एक फैक्टर कॉमन निकल कर आ रहा है। इसका सेंस ये बनता है कि आपने जो माना, जो आपने एज्यूम किया, वो आपने गलत एज्यूम किया। अच्छा सर, तो क्या सॉल्यूशन गलत है? सॉल्यूशन बिल्कुल गलत नहीं है, सॉल्यूशन को ऐसे ही लिखना है, बट यहाँ पे आपको क्रॉस नहीं लगाना, आपको नीचे की स्टेटमेंट लिखना है। देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो आपके पास कॉन्ट्रडिक्शन आया है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन दैट रूट 2 इज रेशनल क्वांटिटी। देयरफॉर in this way we can conclude that therefore root 2 is irrational. Therefore we can conclude that root 2 is irrational. तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अपन एक थ्योरम लेते हैं, आपकी थ्योरम नंबर 1.5 है। मैं थोड़ा फास्ट समझाने की कोशिश करूँगा, इसी वे में आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर अब 1.5 जो था उसमें है रूट 3 इज़ इरेशनल, ये आपको प्रूव करना है, रूट 3 इज़ इरेशनल। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। अब जब आपको रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है तो फर्स्ट लाइन तो सेम रहने वाली है, लेट एज्यूम दैट रूट 3 इज़ रैशनल, रूट 3 इज रैशनल। आपने उल्टा माना, इरेशनल प्रूव करना, आपने रैशनल मान लिया। देखो रूट 3 कैन बी रिटन एज p/q, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो वेयर दिस डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स कॉमन रहे होंगे, आपने उसको कट किया और इसको a/b की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब कट करने के लिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रूट 3 इज इक्वल्स टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब देखो ये रूट 3 चेंज हो जाता है धीरे धीरे। तो अब यहाँ पे इसको आपने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये b यहाँ पर आया रूट 3 के पास, तो ये बन गया a इज इक्वल्स टू रूट 3b। अब आपने स्क्वायर किया तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, अब रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 3 और b का स्क्वायर सेम रहने वाला है। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि a स्क्वायर इज 3 इंटू समथिंग। जब a स्क्वायर आपका 3 इंटू समथिंग है तो आप बोल सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि स्क्वायर नंबर डिविजिबल है इस प्राइम नंबर से तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ये आप बोल सकते हैं यहाँ से। अच्छा नेक्स्ट, तो जब a आपका 3 से डिविजिबल है तो आप a को लिख सकते हैं 3 इंटू सम नंबर। जब आपका a जो है वो 3 से डिविजिबल है तो आप लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 3 इंटू सम नंबर, और वो सम नंबर मैंने ले लिया c, a इज इक्वल्स टू 3 इंटू सी मान लिया मैंने। अच्छा, तो आपने फिर से स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपके पास हुआ 9। नेक्स्ट आपने क्या किया, ए स्क्वायर की इसको और इसको कंपेयर किया, क्योंकि ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ पे आपने यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू उठाई और यहाँ पुट करी, तो जैसे ही यहाँ पुट करी 3b स्क्वायर को यहाँ पुट किया तो ये बन गया 3b स्क्वायर, ये अपनी जगह ही था तो ये हो गया 9c स्क्वायर। यहाँ से आपने कैंसिल आउट किया, 3 को 9 से कैंसिल किया नीचे भेज के, तो यहाँ पे ये 9 कैंसिल हुआ और 3 बन जाएगा। तो नाउ b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर आपके पास इक्वेशन आई। यहाँ से आप कंक्लूजन निकालेंगे कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, क्यों? क्योंकि b स्क्वायर इज रिटन एज 3 इंटू सी स्क्वायर एंड 3 इंटू समथिंग, यानी b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, एंड इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 देन वी कैन से दैट b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। और जब b आपका डिविजिबल है 3 से तो इस लाइन को और इस लाइन को आप कंपेयर करें, ये कहता है कि a डिविजिबल है 3 से, ये कहता है b डिविजिबल है 3 से। तो वी कैन ईजिली कंक्लूड दैट a एंड b हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। बट ये चीज़ तो रॉन्ग प्रूव हो गई ना, क्योंकि आपने क्या बोला था कि a और b यहाँ पर क्या है, को प्राइम, यानी इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। बट यहाँ पे तो निकल के आया कि a और b के बीच में 2 कॉमन है, तो फिर आपने जो माना वो गलत था। तो आपने क्या माना था, आपने माना था रूट 3 एक रेशनल नंबर है, और जब रूट 3 रेशनल जो माना आपने वो गलत है, तो यानी कि ये इससे प्रूव होता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि रूट 3 इज इर्रेशनल। तो आई होप कि आपको रूट 2 और रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना आ गया है। अब इसकी जो एक्सरसाइज 1.0 उसमें सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, उनको नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में अपन ट्राई करेंगे उसको पूरा करने की। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया, और अगर पसंद आया तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।